हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। और दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथा के इस सीरीज में आज की जीवन गाथा है शहीद उधम सिंह के बारे में। शहीद उधम सिंह के बारे में अब तक बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, कुछ कहानियां आपको उनके बारे में पता होंगी, लेकिन उनके जन्म से लेकर के शहीद होने तक की पूरी कहानी हम में से बहुत कम लोगों को पता होती है। तो आज मैं आपसे वही कहानी शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देगी। तो कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? बात 20वीं शताब्दी के आरंभ की है और क्रांतिकारियों में एक नाम हुआ करता था शहीद उधम सिंह कंबोज का। ये कहानी शुरू हुई थी डायर की हत्या के लिए जाने जाने के कारण। बात हुई कि डायर ने जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करके कत्लेआम करवाया और उसके बाद उधम सिंह ने उससे बदला लेने का संकल्प ले लिया और उन्हें शहीद आजम सरदार उधम सिंह कंबोज के नाम से जाने जाने लगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से जन्म हुआ एक महान क्रांतिकारी उधम सिंह का। लेकिन इस महान क्रांतिकारी का वास्तविक जन्म कब, कहां और कैसे हुआ, कौन थे इनके माता पिता, क्या थी इनकी जन्म की कहानी, आइए मैं आपको वो बताती हूँ। तो उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के पटियाला में हुआ था और उनका असली नाम शेर सिंह था। उनके पिता सरदार टहल सिंह सुनाम के पास उप्पल में रेलवे में गेट कीपर थे। शेर सिंह जब 3 साल के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया और कुछ साल बाद उनके पिता का भी निधन हो गया। 7 साल की उम्र में उधम सिंह के सिर से माँ और पिता दोनों का साया उठ गया और भाई किशन सिंह रागी ने उन्हें तथा उनके भाई मुक्ता सिंह को 1907 में अनाथालय भेज दिया। तो अनाथालय में भर्ती करा दिया गया। अनाथालय कौन सा था? पंजाब में जन्म लिए उधम सिंह, जिनके माता पिता बचपन में ही चले गए, वो पहुंच गए खालसा अनाथालय, केंद्रीय खालसा अनाथालय। और जब उन्हें अमृत छका के सिख धर्म स्वीकार कराया गया तो दोनों भाइयों को नए नाम दिए गए। दोनों भाइयों के नाम क्या रखे गए? शेर सिंह को उधम सिंह और मुक्ता सिंह को साधु सिंह का नाम दिया गया। और इसी तरह से अनाथ आश्रम में दोनों बड़े हो गए। अनाथालय में उनके भाई साधु सिंह का देहांत हो गया और अब पूरी दुनिया में शेर सिंह का कोई नहीं रहा। ये सदमा उन्हें विचलित करने वाला था। अनाथालय में उन्होंने कई कलाएं और शिल्प में महारत हासिल की और अनाथालय में अक्सर उन्हें अपने भाई की कमी महसूस हुआ करती थी। दोनों भाई यहीं पर बड़े हुए, लेकिन दोनों जीवन भर साथ नहीं रह सके और ये उन्हें हमेशा विचलित कर देता था। मैट्रिक पास करने तक वे अनाथालय में ही रहे और 1918 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वो वहीं पर मौजूद थे। अनाथालय के अपने कई साथियों के साथ वो सभा में आए, लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे और जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उनके मन में बेहद गुस्सा भर गया। उनके जीवन में इस कांड ने एक नया मोड़ ले लिया और उनका अंतिम लक्ष्य हो गया जनरल डायर तक पहुंचना। हत्याकांड के बाद डायर को इंग्लैंड भेज दिया गया और इसलिए उधम सिंह भी इंग्लैंड पहुंचना चाहते थे। सन 1920 में वे अफ्रीका होते हुए नैरोबी पहुंचे। अमेरिका जाने की उनकी कोशिश नाकाम रही। सन 1914 में वो भारत आ गए और उन्होंने फिर से अमेरिका जाने की कोशिश की, जिसमें उन्हें सफलता भी मिल गई। इस तरह से उनका एकमात्र उद्देश्य जालियांवाला बाग हत्याकांड का उत्तरदायी जनरल डायर तक पहुंचना और उसकी हत्या करना था। और उधम सिंह इस प्रण के कारण एक समर्पित क्रांतिकारी बन गए। अब जब वो क्रांतिकारी बन गए तो उनका क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। किस तरह से हुआ उनका क्रांतिकारियों से संपर्क? अनाथ आश्रम छोड़ने के बाद तो अमेरिका में जब वे पहुंचे तो गदर पार्टी के क्रांतिकारियों से संपर्क में आए। भगत सिंह के आग्रह पर अपने कुछ साथियों के साथ रिवॉल्वर और गोला बारूद लेकर जुलाई 1927 में वो भारत लौटे। ये खबर पुलिस को लग गई और 30 अगस्त 1927 को उन्हें अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन 4 वर्ष बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। यानी गदर पार्टी का योगदान उनके क्रांतिकारी होने में बहुत ज़्यादा रहा। गदर पार्टी ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और इस सहयोग में और भी लोगों का योगदान था। तो जेल में होने के कारण वे उस दौर की कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर रहे। जेल में पड़े थे और बाहर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखगुरु पूरी सक्रियता के साथ लगे हुए थे। उसी दौरान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। उधम सिंह ने इन महान क्रांतिकारियों के पद चिन्हों पर चढ़ने का निर्णय ले लिया। भगत सिंह और उनके बलिदानों ने साथियों से प्रेरणा लेकर उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने का बिल्कुल निश्चय कर लिया था और वे क्रांतिकारी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल के बहुत बड़े प्रशंसक थे।
राम प्रसाद बिस्मिल के प्रशंसक क्यों थे और कैसे उनको वो मानते थे, उसका उदाहरण है। बिस्मिल ने कई क्रांतिकारी रचनाएं लिखी। उधम सिंह उनकी ही रचनाएं गाया करते थे और उनकी पसंदीदा गजल थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ये आज भी दोहराई जाती है। तो ये जो पंक्ति है ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई है। 23 अक्टूबर 1931 को अपनी रिहाई होने पर वे अपने गांव लौट आए। हालांकि स्थानीय पुलिस उन्हें लगातार परेशान करती रही। उन्होंने साइन बोर्ड की दुकान खोल ली और अपना नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया। इसकी आड़ में उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। इसी दौरान उन्होंने लंदन जाने और जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी डायर को मारने का फिर से योजना बनाई। उनकी गतिविधियों से पंजाब पुलिस सतर्क हो गई। वे अपने पैतृक गांव सुनाम गए और पुलिस को चकमा देकर कश्मीर निकल गए। यहाँ से वह जर्मनी पहुँचे। अंत में इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया होते हुए 1934 में अपनी मंजिल यानी कि इंग्लैंड पहुँच गए। लंदन में वे 9 ऑल्टर स्ट्रीट, व्हाइट चैपल में ठहरे। वहीं उन्होंने एक कार और 6 कारतूस वाली रिवॉल्वर और कारतूसों की खरीद की। इंग्लैंड में उन्होंने डायर के गृहनगर डेवन में दस्तकारी का काम किया। इससे उन्हें अपने मकसद पूरा करने के कई अवसर मिले, लेकिन उसका वो लाभ नहीं उठा पाए। और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डायर को मारकर भाग निकलना नहीं था, बल्कि वो इस घटना को दुनिया भर को दिखाना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने इस काम के लिए उचित समय का इंतजार किया। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें ये मौका मिल गया और लंदन में कैक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940 को 10 बजे भारत में काम कर रहे हैं और कर चुके ब्रिटिश अधिकारियों की बैठक निश्चित हुई। माइकल और डायर इसमें मुख्य अतिथि थे और कई बड़े ब्रिटिश अधिकारी भी इसमें शामिल होने वाले थे। उधम सिंह को ऐसे ही मौके का इंतजार था। उन्होंने एक किताब के अंदर के पृष्ठ काट के रिवॉल्वर उसमें छिपाई, हॉल में पहुंच गए। हॉल में एक दीवार के पास खड़े होकर सही मौके का इंतजार किया और बैठक समाप्त होने के बाद जब लोग खड़े हो गए, जनरल ओडायर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। भारत सचिव जेंटलैंड के पास गए। उधम सिंह ने सही मौका भांपते हुए डायर पे 5-6 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां उसे लगी और उसने वहीं दम तोड़ दिया और इसके बाद उन्होंने जेटलैंड पे गोलियां दागी, लेकिन उसे गंभीर चोट नहीं आई। उधम सिंह ने 5 और लोगों पर गोलियां दागी। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी रिवॉल्वर, चाकू, डायरी, दागी गई गोलियां अब स्कॉटलैंड के यार्ड के कब्जे में हैं और उन्हें उनके ब्लैक म्यूजियम में रखा गया, जिनमें अपराधियों का सामान रखा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद उधम सिंह ने अपना यह संकल्प पूरा कर दिखाया और स्वर्ण मंदिर में पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद किया। उधम सिंह को भागने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण करते हुए सबके सामने अपना उद्देश्य बताया। हत्या के तुरंत बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ गईं। ब्रिटिश अधिकारियों के बैठक में जाके किसी को मार देने वाला हिम्मती काम उधम सिंह ने करके दिखाया। लोग जानना चाहते थे कौन है ये जिसने ऐसा करने के बाद भागने की कोशिश नहीं की। बहादुर क्रांतिकारी उधम सिंह के अतिरिक्त और कोई ऐसा कर सकता था। भारत में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हुई। कांग्रेस और समाचार पत्रों ने घटना की निंदा की। भारतीयों ने महसूस किया कि डायर की हत्या का असर हुआ है और दुनिया का ध्यान भारत और जालियांवाला बाग हत्याकांड की ओर गया है। लोगों में आशा की किरण दौड़ पड़ी। दुनिया भर के समाचार पत्र पत्रिकाओं में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखा गया और ओ डायर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। टाइम्स लंदन ने 16 मार्च 1940 के अंक में उधम सिंह को फाइटर फॉर फ्रीडम बताया और उनके साहसिक कार्य को भारत की दमित वंचित जनता के क्रोध के अभिव्यक्ति के रूप में निरूपित किया। और उधम सिंह स्वर्ण मंदिर में पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद आत्मसमर्पण कर चुके थे। भारत की दमित वंचित जनता के क्रोध को अभिव्यक्ति के रूप मिल गई। अमृत बाजार पत्रिका न्यू स्टेट्समैन में भी उधम सिंह की सराहना की गई। ओ डायर का नाम पंजाब की घटनाओं से इस तरह जुड़ गया कि उसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता और इस तरह की बात न्यू स्टेट्समैन में भी लिखी गई। इस तरह से उधम सिंह के इस क्रांतिकारी कदम से पूरा देश उन्हें पहचान गया। पूरे देश ने जान लिया कि उन्होंने कितनी हिम्मत का काम किया और इस तरह से पूरे देश में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। हालांकि दूसरी तरफ महात्मा गांधी के विचार एकदम भिन्न थे। उनका मानना था कि डायर की हत्या की निंदा हुई और 15 मार्च 1940 के हरिजन के अंक में लिखा, इस घटना से मुझे बहुत दुख हुआ। मैं इसे पागलपन मानता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे राजनीतिक प्रक्रिया को आघात नहीं पहुँचेगा। उधम सिंह ने ये सारा कार्यकलाप सिर्फ और सिर्फ जालियांवाला बाग हत्याकांड
के बाद जो उन्होंने प्रण लिया था कि उन्हें जनरल ओडायर की हत्या करनी है, उस प्रण को पूरा करने के लिए इतने साल लगाए और इतने साल के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया। इधर ब्रिटिश पत्रिकाओं में भी उधम सिंह के बारे में छपना शुरू हो गया था और उधम सिंह के बारे में कुछ पत्रिकाएं अच्छी चीज़ें छाप रही थीं, कुछ पत्रिकाएं उनकी सराहना कर रही थी, कुछ अपने क्रोध अभिव्यक्त कर रहे थे और भारत में सभी जगह उधम सिंह की ही चर्चा चल रही थी। उनके देशभक्तिपूर्ण साहसिक कार्य की हर कोई प्रशंसा कर रहा था। कानपुर में एक सभा में एक वक्ता ने कहा कि देश के अपमान का बदला ले लिया गया है और वो बदला लिया है उधम सिंह ने। भारतीयों ने अब ऐसी चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी कि अब वो किसी से दब नहीं सकते हैं। लेकिन उधर महात्मा गांधी के विचार लोगों को विचलित कर रहे थे। महात्मा गांधी ने सीधा सीधा लिख दिया कि मैं इसे पागलपन मानता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे राजनीतिक प्रक्रिया को आघात नहीं पहुँचेगा, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा को मानते थे। 23 मार्च 1940 को अपने समाचार पत्र हरिजन में उन्होंने फिर से इस विषय पर लिखा, माइकल और डायर से हमारे मतभेद थे, लेकिन इससे उनकी हत्या से हमारा दुख कम नहीं हो सकता। लॉर्ड जेटलैंड के लिए भी हमें दुख है। हमें इस तरह की प्रतिक्रियात्मक नीतियों से लड़ना होगा, लेकिन हमारे प्रतिरोध में किसी तरह की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। आरोपी इसे बहादुरी का काम समझ रहा है। इस तरह से महात्मा गांधी ने अपनी बातें हरिजन में लिखी। वहीं दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए। 15 मार्च 1940 को उन्होंने नेशनल हेराल्ड में लिखा, हत्या पर दुख है, लेकिन ये उम्मीद है कि इससे भारत के दूरगामी राजनीतिक भविष्य पर असर नहीं पड़ेगा। हम खासकर भारत के युवा वर्ग की भावनाओं को रुझान से अवगत नहीं रहे। भारत की स्थिति की तुरंत संभालने की जरूरत है ताकि इसे और बिगड़ते से रोका जा सके। इस सरकार को चेतावनी देते हुए गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से इनकार के बावजूद देश के युवा अन्य तरीके को अपना सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के इस स्टेटमेंट के बाद सुभाष चंद्र बोस की बारी आई। सुभाष चंद्र बोस ही एकमात्र नेता थे जिन्होंने उधम सिंह के कारनामों की सराहना की थी। उन दिनों सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह से उधम सिंह के कारनामों की सराहना की, वो सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा था। ब्रिटिश सरकार ने जल्द ही 1 अप्रैल 1940 की कार्रवाई की और उधम सिंह पर माइकल और डायर की हत्या का आरोप औपचारिक रूप से लगा दिया गया। उधम सिंह ने ब्रिस्टल जेल में 42 दिन की भूख हड़ताल की। उन्हें हर दिन जबरदस्ती खुराक दी जाती थी। और दोस्तों, आपको पता है कि ये जो पूरा समय था, ये कितना मुश्किल का समय था। 4 जून 1940 को उधम सिंह को ओल्ड बैली में सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में जस्टिस एकिंस्टन की पीठ के सामने पेश किया गया। अदालत में उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया। इस तरह से उन्हें तीनों धर्म को मिलाकर अपना नाम बताया। बाद में भी उन्होंने यही नाम अपनाया। इस तरह से उन्होंने धर्म, जाति, नस्ल के भेदभाव को खारिज कर दिया और ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया था। कभी वे शेर सिंह कहलाए, कभी उधम सिंह कंबोज, कभी उधम सिंह, कभी उदय सिंह, कभी फ्रैंक ब्राज़ील कहलाए। पुलिस जानती थी कि उन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया है, लेकिन उसके लाख कोशिश करने पर भी वो अपना यही नाम बताते रहे। उन्हें भारतीयों की एकता की चिंता सबसे अधिक थी। वे अधिकारियों को गुमराह नहीं करना चाहते थे, बल्कि साबित करना चाहते थे कि वे भारत के सभी धर्मों के प्रतिनिधि हैं। जब उनसे ओ डायर की हत्या के कारण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, रिकॉर्ड में दर्ज है, मैंने उसे इसलिए नहीं मारा कि मुझे उससे घृणा थी, वो इसी लायक था। 15 जुलाई 1940 को उनकी ओर से अपील की गई, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने अपना बचाव करने से भी इनकार किया था और सबके सामने अपने कारनामे को स्वीकार किया। इसलिए उन्हें दोषी मानते हुए एकिंस्टन ने उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटोनविल जेल में फांसी पर लटका दिया गया और उसी दिन जेल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस प्रकार एक बहादुर क्रांतिकारी के जीवन का अंत हो गया। उनकी मौत के बाद उन्हें शहीद के रूप में मान्यता मिली। उनकी आलोचना कर चुके जवाहरलाल नेहरू ने दैनिक प्रताप में लिखा, मैं शहीद आज़म उधम सिंह को आदर सहित नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए फांसी के फंदे पर गले लगाया। सुल्तानपुर लोधी के विधायक एस साधु थिंड ने इंदिरा गांधी से अनुरोध किया कि वे ब्रिटिश सरकार से मांग करें कि वो उधम सिंह की अस्थियां भारत को सौंपें। उनके प्रयास सफल रहे और जुलाई 1974 को उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गईं। भारत सरकार के विशेष दूत के रूप में साधु सिंह स्वयं इंग्लैंड गए और शहीद उधम सिंह की अस्थि कलश लेकर आए। यहाँ उन्हें शहीदों का सम्मान दिया गया। अस्थि कलश जब भारत आया तो हवाई अड्डे पर कांग्रेस पार्टी के तात्कालिक अध्यक्ष शंकर दयाल शर्मा, पंजाब के तात्कालिक मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह मौजूद थे।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उन्हें पुष्पांजलि दी। उधम सिंह के अस्थि कलश को उनके जन्म स्थान पंजाब में सुनाम में दफनाया गया और उनकी अस्थियां सतलज नदी में विसर्जित कर दी गईं और इस प्रकार शहीद उधम सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए और आज भी उन्हें शहीद उधम सिंह के नाम पे याद किया जाता है और 31 जुलाई को उनका दिवस के रूप में उनके मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वो शहीद हुए थे और भारत की स्वतंत्रता में एक अहम योगदान दिया था। तो अगर आपको शहीद उधम सिंह की ये कहानी प्रेरणा देती है तो इसे और लोगों से ज़रूर शेयर करिए। 31 जुलाई क्या, हर दिन उधम सिंह जैसे शहीदों को ज़रूर याद करिए और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों से जुड़े रहना है तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हफ्ते मैं ऐसे शहीदों की कहानियों से आप लोगों को अपडेट करती हूँ, तो पहले भी जो शहीदों की कहानियाँ मैंने दिखाई हैं उसे ज़रूर देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, क्योंकि ये शहीदों की कहानियाँ ही भविष्य में बच्चों को प्रेरणा देती है।